हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है यूपी पीजीटी एंड टीजीटी कॉमर्स के लिए। अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट भी है तो वो भी इस सीरीज़ को देख सकता है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बट मैंने ये सीरीज़ स्पेशली यूपी पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स के लिए बनाई है। देखिए, इन वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, हमारा जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है हमने उसमें देखा है कि आपको क्लास 11th और 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, और जो आपके पास ग्रेजुएशंस में जो सब्जेक्ट्स थे कॉमर्स के उनसे भी गो थ्रू होना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे। देखिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं बेटर है, आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। बट ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इन एमसीक्यूज़ को ट्राई कीजिएगा कि आपको कितने एमसीक्यू आते हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस आर। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं अकाउंटिंग की, वो 4 होती हैं: रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तो बाकी 3 तो है, मतलब ये तीनों होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको डीपली ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है तो आप मेरी कॉमर्स की क्लास 11th की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, हाँ जी, अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है हम उन्हें सिस्टमैटिकली लिखते हैं। टू एसर्टेन द ऑपरेशन प्रॉफिट और लॉस, हाँ जी बिल्कुल, हम फाइनली एट द एंड कैलकुलेट भी करते हैं, कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर हमारी बिजनेस को कितना लॉस हो रहा है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो डी और देखते हैं। टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द हैंड, हम बैलेंस शीट से पता लगाते हैं कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं या फिर कितने एसेट्स हैं, जिससे हम अपनी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन सी, हमें ऐसे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। तो जैसे कि आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा होगा, फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, देन कम्युनिकेशन। तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, 2 टाइप के यूजर्स पढ़े हमने, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं बट उनका फिर भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, जैसे कि जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार पे सामान को परचेज किया है, तो इन फ्यूचर आपको उनको पेमेंट तो करना है ना, तो भाई उनको तो आपसे पैसा लेना है। तो ये लोग क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर, किसी ने इन्वेस्ट करा है हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो उसको भी इंटरेस्ट होगा हमारे बिजनेस में, क्योंकि भाई उसने पैसा इन्वेस्ट करा है तो देखेगा ना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और रिसर्चर्स, ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। बट जो मैनेजर जो होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट जो होता है पूरा वो होते हैं आपके इंटरनल यूजर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल यूजर्स में आपके रिसर्चर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी, टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपकी क्या होंगी? एक्सटर्नल यूजर्स में ही होंगे। ओके, तो तीनों ही एक्सटर्नल यूजर्स हैं, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। what accounting method is followed for the recording of transaction? कौन से अकाउंटिंग मेथड को आप यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? तो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम या फिर नन ऑफ देम। देखिए, आप कोई भी एंट्री करते हैं तो एक चीज़ डेबिट होती है तो कोई चीज़ क्रेडिट होती है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आपने किसी से कुछ परचेज़ किया है तो इन रिटर्न आप उसे क्या दे रहे हो? या तो क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो। तो ट्रांजेक्शन दोनों तरफ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस मेथड को यूज़ करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम को। अगर आपने किसी से बुक ली है तो बुक आ रही है तो आपकी साइड से पैसा जा रहा है,
ठीक है। तो एक चीज़ डेबिट होगी, वन थिंग इज डेबिट देन अदर वन इज क्रेडिट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप कौन सा होता है अकाउंटिंग का जब आप किसी इंफॉर्मेशन को बना रहे हो? तो देखो, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं, देन उसको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बाद हम फाइनली कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको स्टेप से ही क्लियर हुआ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम। हम जो लेजर में जो एंट्रीज डालते हैं वो किसके थ्रू डालते हैं? वाउचर, जर्नल, बैलेंस शीट या फिर नॉन ऑफ दीज? तो देखिए, हम जो जर्नल एंट्रीज होते हैं तो जो डेबिट और क्रेडिट वाली चीज़ होती है उसी को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स इज ऑल्सो नोन एज। सेल्स को आप क्या बोल सकते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर इनकम। देखिए, आपने किसी चीज़ को सेल करा है, रेवेन्यू मतलब आपको उसको बेच करके पैसा मिला है, ठीक है। उस चीज़ को बेच करके आपको क्या मिला है? पैसा मिला है। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब उसकी कॉस्ट जो आपने गुड्स को बेचा है, और इनकम आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सेल क्या होगा आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एक्सेप्ट। आपको दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है, बट इनमें से एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है। देखिए, ऑफर्ड एट एन अग्रीड परसेंटेज, बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट आपको एक फिक्स रेट पे दे रखा होता है कि 10% या फिर 5%, जो भी रेट डिसाइडेड होता है। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिल्कुल हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एनकरेज द डेटर्स टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, इसको हम बाद में देखते हैं। परसुएडेड द बायर टू बाय मोर गुड्स, बिल्कुल हम लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं ताकि जो बायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करे। अब देखिए, जब ये तीनों इसमें कवर हो रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट में, सी कवर नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है सी इज़ द राइट आंसर। सी का मतलब क्या है? कि एनकरेज करता है डेटर को कि वो ड्यूज़ को पे कर दे प्रॉम्प्टली, मतलब जल्दी। अब देखिए, डेटर्स को जब ये केस जब आता है कि हम चाहते हैं कि डेटर्स हमारा पैसा जल्दी दे दे, तो हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर को देना हो 10,000 रुपये, तो हम उससे कहेंगे भाई तुम जो है 10% का डिस्काउंट ले लो, कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब आप 1,000 माइनस करके 9,000 रुपये दे दो और मेरा उसमें काम हो जाएगा। उसके बाद आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम दो तो सही। वो डेटर से पैसा निकलवाना होता है, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, उसको हम शो करते हैं। बट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम शो नहीं करते। तो उसमें तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है एक्सेप्ट सी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइबिलिटी इज अ करेंट लाइबिलिटी इफ इट सेटिस्फाइज। वो लाइबिलिटी जो कि करेंट लाइबिलिटी है वो क्या सेटिस्फाई कर रही हो? कौन सी कंडीशन? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसी में टाइम में सेटल हो जाए, या फिर इट इज़ हेल्ड प्राइमली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, हमने ट्रेड के पर्पज से लिए रखा हो, या फिर ये सेटल्ड हो जाए विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाना चाहिए, और ये प्राइमरी पर्पस से ही होती है, और विद इन 12 मंथ के अंदर इसको सेटल कर देना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नोन। तो देखिए, कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल में ही आपका होता है कि आपको कितना लेबर को आप पेमेंट करते हो, रॉ मटेरियल के परचेज करते हो, कस्टमर के पेमेंट का वेट करते हो। तो ये सब किस में आता है कि आप उस चीज़ को कन्वर्ट करे हो किस में? कैश में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्शिशियस एसेट्स। इनमें से कौन सा फिक्शिशियस एसेट्स नहीं है? तो देखिए, गुडविल जो है वो फिक्शिशियस एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है और इनमें से किसी की भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो ये जो होंगे वो फिक्शिशियस एसेट्स होंगे, बट इसमें से फिक्शिशियस एसेट्स कौन सा नहीं है? तो वो गुडविल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर शोन एज। कैसे शो करते हैं? ट्रेड पेबल्स,
चेक इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल या फिर नॉन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी ट्रेड रिसीवेबल इज द राइट आंसर, क्योंकि आप डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने उधार पे सामान बेचा है, तो उनसे आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द कनेक्ट रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड। तो सीधी बात है भाई, कौन रिस्क को बियर करेगा? जो बिजनेस चला रहा होगा, जो उसका मालिक होगा, जो प्रोपराइटर होगा, वही तो सब रिस्क को झेलेगा, वही तो बिजनेस में पैसा लगाएगा। बाकी डेटर्स आपको पता है, क्रेडिटर्स भी आपको पता है, जिनको आप उधार पे सामान बेचे और जिनसे आप उधार पे सामान खरीदे, डिबेंचर होल्डर्स भी पता है। ठीक है, तो ये ना होकर के ऑप्शन ए, मतलब जो प्रोपराइटर होगा, जो बिजनेस का मालिक है, जो ओनर है, वही तो सब रिस्क को बियर करेगा। सो ऑप्शन ए प्रोपराइटर इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट लाइबिलिटी? देखिए, करेंट लाइबिलिटी जिसको आपको विद इन 1 ईयर के अंदर पेमेंट करना पड़े, तो नॉन करेंट जिसमें आप 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन आपकी करंट लाइबिलिटी है, बीपी आपकी करंट लाइबिलिटी है और क्रेडिटर्स भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। बट जो डिबेंचर है ये लॉन्ग टर्म लोन टाइप का होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसमें आप 1 साल से ज़्यादा का टाइम ले सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज अ। आपने एक्सपेंडिचर करा है मशीनरी को परचेज करके, तो ये किस टाइप का हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू हुआ या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है तो उसका यूज़ आप 1 साल से ज़्यादा तक ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एसेट्स है ना, अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स सॉरी, तो आप उसका 1 साल से ज़्यादा तक का यूज़ कर सकते हो, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है। और अगर 1 साल से कम तक का यूज़ होता तो मतलब वो करंट एसेट्स होते, तो वो किस में जाता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इज नोन एज। आपने पे करा है एडवांस किसी एक्सपेंस के लिए, बट आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। अगर आप किसी चीज़ का एडवांस में पेमेंट कर देते तो वो हो जाता है प्रीपेड। प्रीपेड रिचार्ज भी तो कराते हैं हम, तो वही चीज़ है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बकाया है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया उनका, तो इधर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट नॉट बीन पेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकर्ड तो हो गया बट अभी तक आपने पे नहीं करा। रेंट तो आपने रह लिया आराम से, बट अभी तक आपने पे नहीं करा, तो वो क्या हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि बकाया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सब क्या है? ब्रांचेस हैं। बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को एंड करती हूँ फर्स्ट चैप्टर के। आपकी क्लास 11th का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही क्वेश्चंस को और देखना चाहते हैं, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, फिर हम ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स सीखेंगे लाइक लॉ, ऑडिट। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।